क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का नोबेल पुरस्कार वापस नहीं ले लिया जाना चाहिए? क्या है डीआरडीओ का पिनाका सिस्टम और क्या है इस नाम का महत्व? क्यों मध्य प्रदेश के खरगोन में अचानक मर रहे हैं तोते? और क्या भारत में बनी रेबीज वैक्सीन नकली या बेअसर है? खबरें अनकही में आज मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूं। तो शुरू करते हैं जरूरी खबरों को विस्तार से समझने का सिलसिला खबरें अनकही। जरा सोचिए, कोई ऐसा शख्स जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया हो, उसे शांति, मानवता और नैतिक नेतृत्व का प्रतीक माना जाता हो, और फिर वही व्यक्ति किसी देश की सत्ता के केंद्र में आए, चाहे वो अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार ही क्यों ना हो, और उसी दौर में साल भर के भीतर ही उस देश में तकरीबन 300 हत्याएं हो जाएं, वो भी अल्पसंख्यकों की। तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या उस शख्स का नोबेल शांति पुरस्कार वापस नहीं ले लिया जाना चाहिए? मैं बात कर रही हूं उस व्यक्ति की और उस मुल्क की जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। उस देश को उसकी राजनीतिक अस्थिरता और भीड़ तंत्र की वजह से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भी नसीहत दे रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं उस बांग्लादेश की, जिसको लेकर सवाल यह है कि जिस देश की नींव साल 1971 में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई थी, क्या आज वहां मॉब जस्टिस ही नया कानून बन चुका है? दरअसल मानवाधिकार संगठन एएसके की ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने उस शख्स का चेहरा बेनकाब किया है जिसको शांति के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे गए थे, और आज जब उनके हाथ में बांग्लादेश की सत्ता है तो वहां की तस्वीर इराक और सीरिया को नुमाया कर रही है। इराक की अबू गरीब की जेल भी ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है इनकी जेलों के सामने। दरअसल मानवाधिकार संगठन एएसके की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में न तो जेल के भीतर राजनीतिक कैदी सुरक्षित हैं और न ही बाहर मौजूद अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग महफूज हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली है, तब से मानवाधिकारों के हनन मामलों में बेहिसाब इजाफा हुआ है। यूनुस के दौर में अल्पसंख्यकों को बेदर्दी से खुलेआम, सरेआम हर जगह निशाना बनाया जा रहा है। हिरासत में मौतें हो रही हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, तो वहीं प्रेस की आजादी का गला घोटा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अराजकता को रोकने में नाकाम रही है, या ये चुप्पी किसी गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? यूनुस की सत्ता में बांग्लादेश में तकरीबन 300 लोगों की हत्या हुई है। ये एक बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है जो कि भीड़ की हिंसा के शिकार हुए हैं। हालांकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि असली आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल कि यूनुस अगर भीड़ तंत्र और कट्टरपंथ के गुनहगार हैं, तो फिर उनसे नोबेल शांति पुरस्कार वापस क्यों नहीं लिया जाए? अब मैं आपको बताती हूँ उस संगठन के बारे में जिसकी रिपोर्ट आई है। एएसके यानी आइन ओ सालिश केंद्र। इस संगठन का 1986 से मानवाधिकारों की हिफाजत का पुराना इतिहास है। उनकी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े केवल संख्या नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई का मुकम्मल दस्तावेज होते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में साल 2025 में 300 के आसपास हत्याएं ये दर्शाता है कि कानून का डर इस देश में पूरी तरह खत्म हो चुका है। बांग्लादेश में तौहीदी जनता के नाम पर की जा रही हिंसा महज अचानक आक्रोश की वजह से नहीं है बल्कि एक संगठित वैचारिक हमला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तौहीदी जनता एक इस्लामी कट्टरपंथी आंदोलन है जो धार्मिक मुद्दों, खासकर मनोरंजन और महिला कलाकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक हिंसा में शामिल रहा है, और इसका एकमात्र मकसद केवल इस्लामी सिद्धांतों को लागू कराना है। हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ बौद्ध समुदाय पर भी हमले की साजिश रची जा रही है। धमकियों से भरे बैनर लग रहे हैं जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के करीब 2 लाख लोगों को निशाना बनाने की बात की गई है। आपको बता दें कि चटगांव शहर और उसके आसपास कई बौद्ध परिवार रहते हैं।
अब सोचने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के साथ साथ शांति प्रिय बौद्ध धर्म से बांग्लादेश में किसको और क्या परेशानी है जो इन हमलों की साजिश रची जा रही है, और मोहम्मद यूनुस को ये नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बांग्लादेश के हालात पर एएसके की रिपोर्ट कहती है कि वहां राज्य की संस्थाएं अपनी शक्ति और विश्वसनीयता खोती दिख रही हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों की भीड़ पूरी तरह हावी हो चुकी है। बात हिरासत में मौतों की करें तो ढाका और गाजीपुर जेलों में 107 कैदियों की मौत जेल प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करती है। इसी तरह गैर न्यायिक हत्याओं के मामले देखें तो 38 लोगों का बिना कानूनी प्रक्रिया के मारा जाना ये साबित करता है कि बांग्लादेश में न्यायपालिका और पुलिस तंत्र पूरी तरह से पंगु हो चुका है। इतना ही नहीं, यूनुस के राज में वहां मीडिया की हालत पर गौर करें तो 381 पत्रकारों का उत्पीड़न ये साबित करता है कि सच को छुपाने के लिए किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और लोगों को डराया और मारा गया। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल राजनीतिक हिंसा नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक हमलों का भी साफ साफ जिक्र किया गया है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को पुलिस ने निजी विवाद बताकर कार्रवाई और इंसाफ को खारिज कर दिया। साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ हमलों को सियासी संरक्षण मिल रहा है, जिसमें यूनुस की मौन रजामंदी दिखाई देती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस समय एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ लोकतंत्र की बहाली का वादा है और दूसरी तरफ कट्टरपंथ और भीड़ तंत्र का भयावह विस्तार, और यूनुस यहाँ पर खुद के लिए विक्टिम कार्ड चाहकर भी नहीं खेल सकते, क्योंकि वो मूक दर्शक नहीं बल्कि साजिश के तारों का एक सिरा खुद भी नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसा व्यक्ति आज भी शांति के नोबेल का नैतिक अधिकारी कहलाएगा। आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस को साल 2006 में ग्रामीण बैंक और माइक्रो फाइनेंस के जरिए गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। लेकिन आज 19 साल बाद हालात बदल चुके हैं। यूनुस नए रोल में है, लेकिन उनका मिजाज पहले वाला नहीं दिखता। एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज बांग्लादेश जल रहा है। हिंदुओं के घरों में आग लगाकर बाहर से ताले लगाए जा रहे हैं। भीड़ हमलावर और तमाशाई दोनों है, और उस भीड़ का एक हिस्सा खुद यूनुस भी है। ऐसे में सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर किसी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की भूमिका वाले दौर में देश में शांति के बजाय अशांति बढ़े, तो क्या उस सम्मान पर फिर से विचार नहीं होना चाहिए? क्या नोबेल पुरस्कार किसी से छीना जा सकता है? सिर्फ यूनुस में ही सुर्खाब के पर नहीं लगे हैं जो उन्हें शांति के लिए नोबेल मिला। अब तक कई लोगों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और लोगों ने अपने आचरण और विचारों से इस पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखा है। लेकिन यूनुस तो गुनाहों के देवता ही बन गए। यहां आपको नोबेल पुरस्कारों से जुड़ी एक जरूरी जानकारी भी दे दें कि नोबेल फाउंडेशन के नियमों में ऐसा कोई साफ तौर पर प्रावधान नहीं है जिसके तहत एक बार दिया गया नोबेल पुरस्कार वापस लिया जा सके। इतिहास में अब तक किसी भी नोबेल विजेता से यह सम्मान औपचारिक रूप से छीना नहीं गया है, चाहे हालात कितने भी विवादास्पद क्यों न रहे हों। लेकिन क्या ये नैतिक बहस को खत्म कर देता है? नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति के खास समय और कार्य के लिए दिया जाता है, न कि उसके पूरे जीवन के हर फैसले की गारंटी के रूप में। लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता, नीति और शासन से सीधे जुड़ जाता है तो उससे अपेक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। आज बांग्लादेश को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ मोहम्मद यूनुस तक सीमित नहीं है। ये बहस दरअसल पूरे वैश्विक सम्मान तंत्र पर है। क्या शांति का प्रतीक कहलाने वालों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को नैतिक आचरण से जोड़ा जाना चाहिए? और क्या नोबेल जैसी सम्मानों की विश्वसनीयता इस तरह के विवादों से प्रभावित होती है? क्योंकि लोकतंत्र और विचारशील समाज की पहचान यही होती है कि वो हर सम्मान, हर सत्ता और हर प्रतीक से सवाल करता है। आज बांग्लादेश के हालात ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शांति का नोबेल केवल अतीत की उपलब्धि है या वर्तमान की जिम्मेदारी है। फैसला इतिहास करेगा, लेकिन सवाल आज पूछा जाना जरूरी है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या मोहम्मद यूनुस का नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर भेजें। क्या आपको लगता है कि नई सदी का भारत अब भी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर है, या फिर भारत खुद इतना मजबूत हो चुका है कि अपने हथियार अपने दम पर बना सके, जिसका लोहा दुनिया के शक्तिशाली देश भी माने? पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब भारत हथियारों के लिए बाहर के देशों पर या पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं करना चाहता। ब्रह्मोस, आकाश, तेजस और अब पिनाका जैसे हथियार साफ बताते हैं कि भारत अपने दम पर
ताकतवर हथियार बना रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है और इसके पीछे डीआरडीओ की मेहनत और तपस्या की कहानी है, जिसके वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के हाथों में भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, वो नाम जो आज चीन को चौंका रहा है। दुनिया हैरान है ये देखकर कि भारत अब अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए खुद को किस तरह पूरी तरह से तैयार कर चुका है। और पिनाका रॉकेट सिस्टम इसी नए भारत की कहानी कहता है। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कामयाबी से भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है। ये पूरी तरह गाइडेड रॉकेट 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि ये लगभग 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य को भेद सकता है। चीन द्वारा लंबी दूरी वाले रॉकेट सिस्टम तैनात किए जाने के बाद ऐसे शक्तिशाली और सटीक हथियार की जरूरत और भी ज्यादा महसूस की जा रही थी, जिसे पिनाका LRGR 120 ने पूरा कर दिया है। शुरुआत में पिनाका एक अनगाइडेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर था, जिसकी मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर तक सीमित थी। भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया और इसकी ताकत के साथ साथ इसकी कमियों को भी समझा। इन्हीं अनुभवों से सीख लेते हुए डीआरडीओ ने पिनाका को और उन्नत बनाने पर काम शुरू किया। आज वही पिनाका आधुनिक गाइडेड तकनीक के साथ 120 किलोमीटर दूर तक बेहद सटीक हमला करने में सक्षम हो गया है। पिनाका LRGR 120 किसी एक प्रयोगशाला का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि डीआरडीओ की कई प्रमुख लैब्स की साझा मेहनत का नतीजा है। पुणे की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर इमारत जैसे संस्थानों ने मिलकर इसे विकसित किया है। इस रॉकेट में आधुनिक नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिनकी वजह से इसकी सटीकता बहुत ज्यादा है। ये रॉकेट लगभग 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य को भेद सकता है, जो आधुनिक युद्ध में बेहद अहम माना जाता है। पिनाका से कम गोला बारूद में ज्यादा प्रभावी हमला किया जा सकता है। 2021 के बाद चीन द्वारा 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम तैनात किए जाने से भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई थी। बदलते हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने डीआरडीओ से लंबी दूरी वाले पिनाका रॉकेट विकसित करने की मांग की। पिनाका LRGR 120 उसी रणनीतिक जरूरत का सीधा जवाब है। यह भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर रणनीतिक बढ़त देता है। इस परियोजना को सरकारी स्तर पर पूरा समर्थन मिला, जिससे साफ होता है कि केवल तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। ये रॉकेट सिर्फ कागजों पर ही नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में भी प्रभावी साबित हो सकता है। इसी वजह से इसे भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध क्षमता को मजबूत करने वाला एक अहम हथियार माना जा रहा है। पिनाका की ताकत केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। पिनाका MK3 में फ्रांस की रुचि ये दिखाती है कि भारतीय रक्षा तकनीक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भरोसेमंद मानी जाने लगी है। इससे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही भारत एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में भी उभर सकता है। तो क्या पिनाका LRGR 120 सिर्फ एक रॉकेट भर है? बिल्कुल नहीं। यह आत्मनिर्भर भारत की सोच, भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और भारतीय सेना की भविष्य की तैयारी का प्रतीक है। 120 किलोमीटर की लंबी मारक क्षमता, बेहद सटीक निशाना और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के साथ ये रॉकेट भारत की सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाता है। आने वाले समय में जब युद्ध तकनीक पर ज्यादा निर्भर होंगे, तब पिनाका जैसे हथियार भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होंगे। अब सवाल ये नहीं है कि भारत तैयार है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि दुनिया भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को कितनी गंभीरता से देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय सेना के सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम का नाम पिनाका ही क्यों रखा गया? क्या यह सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे भारत की हजारों साल पुरानी शक्ति और परंपरा छुपी है? तो आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब हमें भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलता है, जहां पिनाक सिर्फ एक धनुष नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और अजेय शक्ति का प्रतीक है। दरअसल पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पिनाक भगवान शिव का वो दिव्य धनुष था जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर ने अपने अत्याचारों से पूरे ब्रह्मांड में भय फैला रखा था। देवता तक उससे आतंकित थे और कहीं भी शांति नहीं बची थी। ऐसे समय में भगवान शिव ने पिनाक को धारण किया और केवल एक ही बाण से त्रिपुरासुर का संहार किया। इस एक प्रहार से न केवल राक्षस का अंत हुआ, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हो गई।
यही वजह है कि पिनाक को विनाश का नहीं बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि इस दिव्य धनुष का आगे क्या हुआ। कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर वध के बाद यह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को प्राप्त हुआ। समय के साथ यह धनुष मिथिला में सुरक्षित रखा गया। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि इसे उठाना तो दूर, हिलाना भी असंभव माना जाता था। यह केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि एक परीक्षा बन चुका था। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने एक शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह का अधिकारी होगा। कई राजा और योद्धा आए लेकिन कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं सका। तभी श्री राम स्वयंवर में पहुंचे। उन्होंने न केवल पिनाक को उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया। उसी क्षण सीता स्वयंवर पूर्ण हुआ। ये घटना सिर्फ विवाह की कथा नहीं थी बल्कि ये भगवान राम की अद्भुत शक्ति, मर्यादा और दिव्यता का प्रमाण थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिव धनुष पिनाक का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। भगवान शिव का एक नाम पिनाकी भी है, जिसका अर्थ है वह जो पिनाक धनुष को धारण करते हैं। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि देवता भी इसे उठा नहीं सकते थे। इसलिए पिनाक को केवल लकड़ी और धातु से बना धनुष नहीं माना गया बल्कि इसे शिव की इच्छा शक्ति, न्याय और संतुलन की शक्ति का प्रतीक समझा गया। अब जब आप भारतीय सेना के पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम सुनते हैं तो क्या आपको ये सिर्फ एक हथियार लगता है? असल में यह नाम भारत की उसी परंपरा को दर्शाता है जहां शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और शांति की स्थापना के लिए किया जाता है। आज का पिनाका रॉकेट सिस्टम भी उसी भावना को आगे बढ़ाता है। तेज, सटीक और अजेय, लेकिन देश की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। यही कारण है कि पिनाक केवल इतिहास या पौराणिक कथा नहीं है बल्कि भारत की सोच, शक्ति और संस्कारों का जीवंत प्रतीक है जो आज आधुनिक तकनीक के रूप में हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमारे शास्त्रों में पक्षियों को प्रकृति का संदेशवाहक माना गया है। इसलिए उन्हें दाना डालना दया, करुणा और अच्छे कर्म का प्रतीक समझा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पक्षियों को दाना खिलाने से पुण्य मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि इससे मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लोग मानते हैं कि सुबह पक्षियों को दाना डालने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मन खुश रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक चौंकाने वाली घटना ने सबको न सिर्फ हैरान किया बल्कि सदमे में भी पहुंचाया। यहां बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हो गई। अब तक 250 से ज्यादा तोतों की मौत हो चुकी है। वहीं कबूतर और गौरैया की भी मौत की खबर है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, पक्षियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी जहरीले खाने की वजह से इतने सारे तोते मारे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तोतों की बड़ी और छोटी आंत में चावल और पत्थर मिले हैं। उनकी आंत और लिवर पूरी तरह गंभीर आंतरिक संक्रमण की शिकार हुई, जो कि पक्षियों की मौत के पीछे फूड पॉइजनिंग की तरफ इशारा करती है। डॉक्टरों ने तोते और दूसरे पक्षियों की मौत के लिए कड़ाके की ठंड या फिर किसी दूसरी बीमारी की संभावना खारिज कर दी है। मतलब साफ है कि इतनी भारी तादाद में एक साथ 250 से ज्यादा पैरट्स की मौत किसी जहरीली सोच की वजह है। बताया जा रहा है कि कबूतर और गौरैया भी मर रहे हैं। आपको बता दें कि पक्षियों और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में क्रूरता निवारण अधिनियम यानी द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 लागू है। यह अधिनियम जानवरों, पक्षियों और पालतू जीवों के प्रति क्रूर व्यवहार को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी जीव को अनावश्यक पीड़ा, चोट या नुकसान पहुंचाना अपराध है। आपको यह भी बता दें कि इसमें क्या क्या शामिल है। जानबूझकर किसी पक्षी या जानवर को मारना, घायल करना या उसे विषैला खाना खिलाना, जानवरों का शोषण करना या उनकी देखभाल न करना, मनोरंजन या किसी अन्य कारण से जानवरों के साथ क्रूरता करना। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। इस अधिनियम का उद्देश्य जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा देना और उन्हें पीड़ा से बचाना है। ऐसे में 250 तोतों की मौत कई सवालों के जवाब मांग रही है, जिस वजह से वेटनरी डॉक्टर्स ने पक्षियों के नमूने सुरक्षित रखकर जबलपुर और भोपाल की प्रयोगशालाओं में भेजे हैं ताकि मौत की असली वजह पता लगाई जा सके। वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोग इस घटना को जानबूझकर की गई क्रूरता बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फलों के बगीचों को नुकसान पहुंचाने वाले तोतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें जहरीला खाना दिया गया। लोग मांग कर रहे हैं कि पक्षियों को खिलाने के लिए
साफ नियम बनाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। फिलहाल पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पक्षियों की सामूहिक मौत के पीछे क्या सच है। अगर उन्हें किसी ने जहर दिया है तो क्या उस गुनहगार को सजा मिलेगी? जो भी इन पक्षियों की मौत का जिम्मेदार है, उसने किस वजह से इनको मारा, यह भी जानना जरूरी है। या फिर इतने सारे पक्षी वाकई दूषित खाना खाने के शिकार हुए? सवाल तमाम है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह इतने पक्षियों का एक साथ मारा जाना सिर्फ हादसे के नजरिए से हजम नहीं होता। जरूरत है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में गंभीरता से जांच करे और तोतों की मौत का सच सामने लाए। और सोचिए, ये खबर उस समय आ रही है जब मध्य प्रदेश के इंदौर में पहले ही खराब पानी, दूषित पानी की वजह से जो मौतें हुई हैं वो सुर्खियों में है, और मध्य प्रदेश में ही ये पक्षियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें लिखकर जरूर भेजें। आजकल सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल हेल्थ सर्कल्स में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत में लगी रेबीज वैक्सीन सुरक्षित है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मशहूर अभयरैब वैक्सीन को लेकर एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन भारत और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ये वैक्सीन है क्या और इसके पीछे का सच क्या है और इसका डर कितना वाजिब है। ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ एजेंसी अटागी ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि नवंबर 2023 से भारत में रेबीज की नकली यानी काउंटरफिट वैक्सीन मिलने की खबरें सामने आई थी। एजेंसी का दावा है कि जिन लोगों ने भारत में अभयरैब वैक्सीन लगवाई है, उन्हें बीमारी से पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिल पाई है, क्योंकि नकली वैक्सीन की पैकेजिंग और क्वालिटी असली से अलग हो सकती है। तो क्या भारत में इलाज कराना जोखिम भरा हो गया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी की गई जिस हेल्थ एडवाइजरी ने भारत की अभयरैब रेबीज वैक्सीन को लेकर बहस छेड़ दी, उसके पीछे एक नाम बार बार सामने आया, अटागी। लेकिन सवाल यह है कि अटागी आखिर है क्या, इसकी ताकत कितनी है और भारत से जुड़े इस मामले में इसकी भूमिका क्यों अहम हो जाती है? अटागी का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ये ऑस्ट्रेलिया की एक शीर्ष तकनीकी सलाहकार संस्था है जो वैक्सीनेशन से जुड़े मामलों पर सरकार को वैज्ञानिक और मेडिकल सलाह देती है। आसान शब्दों में कहें तो ऑस्ट्रेलिया में किसे, कब और कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए, इस पर अटागी की राय सबसे अहम मानी जाती है। तो क्या अटागी के कहने पर ही ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन पॉलिसी तय होती है? दरअसल अटागी कोई वैक्सीन बनाता या बेचता नहीं है। इसका काम है डेटा, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर जोखिम का आकलन करना और सरकार को सावधानी बरतने की सलाह देना। जब भी किसी वैक्सीन, बीमारी या आउटब्रेक को लेकर जरा सी भी आशंका होती है तो अटागी प्रिकॉशनरी अप्रोच यानी एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी करता है। भारत और वैक्सीन निर्माता कंपनी IIL का कहना है कि अटागी की एडवाइजरी ओवर कॉशियस यानी जरूरत से ज्यादा सतर्क है। कंपनी के मुताबिक जिस नकली बैच का जिक्र किया जा रहा है वो एक सीमित और पुरानी घटना थी, जिसे खुद कंपनी ने पकड़कर बाजार से हटाया था। भारत का तर्क यह कि अटागी ने पूरे सिस्टम को एक घटना के आधार पर संदिग्ध बता दिया। तो क्या अटागी ने सावधानी दिखाई या जल्दबाजी की? तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि अटागी का फोकस भारत की छवि या वैक्सीन उद्योग नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा है। रेबीज जैसी बीमारी जो एक बार लक्षण आने के बाद लगभग 100% जानलेवा होती है, उसमें अटागी जीरो रिस्क पॉलिसी अपनाता है, यानी जरा सा भी शक हो तो अतिरिक्त डोज की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या जीरो रिस्क का मतलब जीरो ट्रस्ट भी हो सकता है? यही भारत और ऑस्ट्रेलिया के नजरिए का फर्क सामने आता है। भारत कहता है कि उसकी वैक्सीन विश्व स्तरीय है, 24 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और सरकारी लैब से हर बैच की जांच होती है। वहीं अटागी का कहना है कि जब सवाल जान बचाने का हो तो अतिरिक्त सतर्कता गलत नहीं है। तो सच किसके पक्ष में है, डेटा के या डर के? अब आते हैं भारत के जवाब पर। अभयरैब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड यानी IIL ने ऑस्ट्रेलिया की इस एडवाइजरी को अति सतर्कता और भ्रामक बताया है। कंपनी का कहना है कि जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है वो नया नहीं बल्कि पुराना है और मौजूदा हालात से उसका सीधा संबंध नहीं है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया पुरानी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? IIL के मुताबिक जनवरी 2025 में कंपनी ने खुद एक खास बैच KA 24014 की पैकिंग में गड़बड़ी पकड़ी थी। जैसे ही शक हुआ, कंपनी ने तुरंत पुलिस और सरकारी एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। उस बैच को बाजार से हटा लिया गया और जांच शुरू की गई। कंपनी का दावा है कि यह एक इकलौती घटना थी, ना कि पूरी सप्लाई चेन की खामी। अब समझते हैं कि रेबीज को लेकर इतना हंगामा क्यों होता है। WHO के मुताबिक रेबीज एक बेहद खतरनाक वायरस है जो सीधे दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है।
एक बार इसके लक्षण दिखने लगे तो ये बीमारी लगभग 100% जानलेवा साबित होती है। यही वजह है कि रेबीज में वैक्सीन और समय पर इलाज सबसे अहम होता है। तो क्या रेबीज में जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है? WHO के आंकड़े बताते हैं कि रेबीज के करीब 99% मामले कुत्तों के काटने या खरोंचने से होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा 5 से 14 साल के बच्चों को होता है, क्योंकि वो अक्सर जानवरों के साथ खेलते हैं और समय पर घाव को गंभीरता से नहीं लेते। क्या हम बच्चों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त ढंग से सतर्क हैं? यही वजह है कि विशेषज्ञ कुछ जरूरी सावधानियों पर जोर देते हैं। अगर आप रेबीज प्रभावित इलाकों में यात्रा कर रहे हैं तो पहले से प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगवाना समझदारी होती है। इसके अलावा आवारा कुत्तों, चमगादड़ों और जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, खासकर बच्चों के मामले में। लेकिन अगर फिर भी काट ले कोई, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? डॉक्टरों की साफ सलाह है, अगर कोई जानवर काट ले या खरोंच दे तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं और बिना देरी डॉक्टर के पास जाएं। रेबीज में समय ही सबसे बड़ा इलाज है, लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, डरें या सतर्क रहें, क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। तो डरे नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाती हूँ बर्फबारी के खूबसूरत नजारों के साथ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल के मौके पर अटल टनल, रोहतांग पास, कोकसर और ग्राम्फू जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक लाइव स्नोफॉल का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस रोमांच के साथ साथ कई परेशानियां भी सामने आ रही हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ी सड़कों पर ब्लैक आइस जमने से वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है। अटल टनल के पास कई घंटों तक लंबा ट्रैफिक जैम लगा रहा और गाड़ियों की कतारें देखी गई। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतिएगा।